नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द लोअर एंड ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 1.0 mm इज डिप्ड 10 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन ए बीकर। एक बीकर के अंदर 10 सेंटीमीटर नीचे सरफेस तक आपकी कैपिलरी ट्यूब जो है वो डुबो दी गई, जिसका डायमीटर कितना है 1 mm है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो बनाऊं क्या, ये लो, ये बीकर है और ये इसका पानी का जो लेवल था इसके 10 कितनी 10 सेंटीमीटर नीचे तक ये डुबो दी गई है, ये वाली 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो 10 mm है। 10 mm है। ठीक है, dipped 10 centimeter below the surface of water in a beaker. What is the pressure required in the capillary tube in order to blow a hemisphere bubble of twice the diameter of the tube? ये जो बबल है यहाँ, ये डबल डायमीटर का है। ठीक है, इसकी तुलना में 10 mm है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 20 mm। इसको फुलाना है तुम्हें। ठीक है, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द ट्यूब एट द एंड ऑफ द ट्यूब इन वाटर। ये पानी के अंदर समझो बात को, कैपिलरी ट्यूब है जिसकी जो डायमीटर है वो 10 mm है। ठीक है, और जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, ये वाली। ओके, मतलब ये जितना डूबा हुआ है अंदर, और ये जो डायमीटर है वो बबल जो है यहाँ जो लगाओगे आप हेमिस्फीयर वाला वो 20 mm का। इसको फुलाना है तुम्हें। ठीक है, तो कितना तुम्हारे पास इस पे प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ तीन तरीके के प्रेशर प्रेशर लगेंगे। एक यहाँ ऊपर से एटमोस्फेरिक प्रेशर, दूसरा इसमें जो 10 सेंटीमीटर पानी भर गया है उसकी वजह से रो जी एच। ठीक है, प्लस यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस होता है किसी भी बबल के अंदर या बुलबुले के अंदर, जो बूंद के अंदर पानी की बूंद में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो होता है 2T/R। इतने टोटल प्रेशर लग रहे होंगे उस बुलबुले को फुलाने के लिए, उस बुलबुले को फुलाने के लिए। ठीक है, तीन प्रेशर तुम्हारे पास लग रहे होंगे। पी क्या है अपने, पी अपने पास क्या है, अपने पास एटमोस्फियर प्रेशर है जिसका मान कितना होता है 0.01 गुणा 10⁵5। ठीक है, रो जी एच पानी की डेंसिटी गुणा गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण जी। एच कितनी हाइट तक भरा था 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10⁻², प्लस 2 गुणा टी। टेंशन, टेंशन कितना है इसके पास 7.3 गुणा 10⁻²। टेंशन आ गया, डिवाइड बाय आर। आर मतलब रेडियस। रेडियस कितनी है भाई किसकी, ये जो बुलबुला बना रहे हो यहाँ बूंद बना रहे हो इसकी 20 mm तो इसका द्रव्यमान है, वो क्या बोलते हैं डायमीटर है, तो क्या हो जाएगा 10 mm। ठीक है, ये अपने पास क्या टोटल प्रेशर है जो अपने को निकालना है। करो सोल्व भाई। ये कितना है पहला 1.01 गुणा 10⁵5, प्लस ये कितना बचेगा 10⁻², ये गई, ये कितना आ गया 1000, मतलब 0.01 गुणा 10⁵5, प्लस ये कितना बना 10⁻², इससे काटोगे तो 10⁻² गया, ये कितना आया 7 दूनी 14, 0.00014 इतना आ गया। जोड़ो क्या आएगा 1.02 014 गुणा 10⁵5, इतना अपने पास ही आ जाएगा। तो ये कितना आया 1.02 इतना गुणा 10⁵5, पास्कल तुम्हारे पास ही आ गया। ये सही किया ना, 2 गुणा टी का मान कितना है 7.3 10⁻²/mm, सही किया है भाई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये 1.02 गुणा 10⁵5 पास्कल प्रेशर आ जाएगा टोटल, जो कितना है अपने पास ऑप्शन नंबर ए है अपना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन बाय द ग्राफ बिलो। इस ग्राफ से तुम्हें आइडियल गैस का जो एक्सपेंशन है वो दिखाया गया है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है v है, ये तुम्हारा इधर कांस्टेंट है और ये p है। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये सिंपली तुम्हें क्या कर रहा है, ये सिंपली कह रहा है p प्रोपोर्शनल है 1/v के। ओके, ठीक है, तो ये p और t में कौन सा ग्राफ आएगा, सिंपल सी बात समझो तुम, ये पहला पॉइंट है और ये इधर दूसरा पॉइंट है, ये तुम्हारा ग्राफ है। ठीक है, ये हिंदी में क्वेश्चन है, इधर इंग्लिश में क्वेश्चन है। ये P है और ये V है, ये थोड़ा सा भाई लाइट दिख रहा है। आई एम ट्राइंग टू सोल्व आउट दिस। देखो तो PT के अंदर ये ग्राफ कैसा आएगा, सिंपल सी बात देखो, अगर ये ऐसा है तो ये किसका मतलब क्या होगा PV बराबर कांस्टेंट, है ना। तो क्या रहेगा PV बराबर कांस्टेंट है, PV बराबर क्या होता है NRT, ये कांस्टेंट है, N कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, T भी क्या रहेगा कांस्टेंट। पहली बात तो ये, अब T कांस्टेंट रहेगा, P और T में ग्राफ बना रहे हो, T कांस्टेंट रहेगा तो ये रहेगा तो ऐसा।
पी कांस्टेंट रखना है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 पॉइंट बच गए। अब देखो पी यहाँ ज्यादा है, 2 पे ज्यादा है या 1 पे ज्यादा है? पी कहाँ ज्यादा है भाई? 1 पे ज्यादा है, 2 पे तो कम हो गया पी, तो 1 पे ज्यादा है, तो यहाँ तो ज्यादा नहीं है, ये वाला ऑप्शन होगा फिर, ऑप्शन नंबर 2, है कि नहीं? टी कांस्टेंट है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा तुम्हारे पास। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट present an evidence that molecule of a gas are in a motion constantly, कि वो गैस के जो मोलिक्यूल है ना वो मोशन ही करते रहते हैं, वो रुकते ही नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स भी यही कहते हैं, कोई भी पार्टिकल कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं हो सकता, वो हमेशा भागता भागता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? गैसेज आर इजिली कंप्रेस्ड, इससे काम चलता है ना। विंड्स एक्सर्ट प्रेशर, इससे पता चलता है कि वो मोशन में है। हीट इज नीडेड टू वेपराइज ए लिक्विड, इससे पता चलता है। या टू गैसेज इंटर डिफ्यूज क्विकली, या इससे पता चलता है किसका? कि मॉलिक्यूल जो है वो गैस के हमेशा ही गति में रहते हैं। देखो कंप्रेस हो पा रही है इजीली, ये तो वो बताता है कि उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, खाली जगह बहुत ज्यादा है, तो उनको तुम कंप्रेस कर सकते हो। तो ये अपने को ये तो नहीं बता रहा कि मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहते हैं, तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा क्या है? विंड्स एक्सर्ट प्रेशर, हवा जो है वो प्रेशर डालती है, ये भी नहीं बता रहा। वो हवा तो प्रेशर तब डालेगी ना, पीछे कोई दाब होगा। भाई मान लो इस एक नली है, उसमें गैस है, पीछे से तुम दाब लगाओगे तभी तो वो आगे जाके प्रेशर डालेगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो बता रही है तुम्हें कि मोशन वाला, कुछ नहीं है, वो तुम्हें प्रेशर लगाया तो आगे प्रेशर मिला। ठीक है, हीट इज नीडेड टू वेपराइज लिक्विड, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें तो सिंपल सी बात है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो फेज चेंज कर रहे हो तुम। ठीक है ना, हीट उसको लिक्विड को वेपर में लेके जा रहे हो, तो तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये भी नहीं बता रहा। टू गैसेज इंटर डिफ्यूज क्विकली, हाँ तुमने क्या किया, एक गैस यहाँ एक गैस यहाँ, कोई प्रेशर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो वो एक दूसरे में जाके मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बताता है किसको? कि मोशन होती रहती है गैस के अंदर। ठीक है, गैस के कुछ मोलिक्यूल इधर भागेंगे, कुछ इधर भागेंगे। ठीक है ना, मतलब ये अपने पास ऑक्सीजन वगैरह है ना, ये तो कलरलेस गैसेज है, इनको देख नहीं सकते। कोई भी दो गैसेज रख दो, कुछ नहीं लगाना, कोई प्रेशर नहीं, कोई फोर्स नहीं, वो आपस में मिक्स होगी धीरे धीरे, देखोगे तुम। ठीक है, जैसे कलर मिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या बताती है कि जो गैस के मोलिक्यूल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं तुम्हारे पास, मोशन में रहते हैं। ओके, ठीक है, आगे चले, आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि ए technocrat claims to have developed a reversible heat engine that has efficiency of 40%। एक तकनीकी विज्ञानी है, ठीक है ना, टेक्नोक्राफ्ट क्राफ्ट या क्राफ्ट जो भी है, टेक्नोक्राट जो है, वो कह रहा है कि वो एक ऐसा हीट इंजन डेवलप कर देगा जिसकी एफिशिएंसी जो है ना वो कितनी होगी? 40% होगी। ओके, कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन इट ऑपरेट बिटवीन ए हाई टेम्परेचर रिजर्वर ऑफ दिस, एक रिजर्वर उसका टेम्परेचर इतना होगा उस हीट इंजन के लिए, और जो लो टेम्परेचर रिजर्वर है उसका इतना होगा, मतलब ये तो सोर्स होगा और ये सिंक होगा। ठीक है ना, तो T1 क्या होता है? ये टेम्परेचर होता है, वो होता है 150 अपने पास सेंटीग्रेड, यही हो गया 150 प्लस का 273 केल्विन के अंदर। T2 जो सिंक का टेम्परेचर होगा वो है 30, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा? 30 प्लस का 273, ये हो गया 303 केल्विन। ओके, तो ये अपना देखो 150 प्लस 273 ऐसे जोड़ दूं क्या? ये कितना हो गया? 323 और 100, 423 केल्विन, ये T182 है। ठीक है, तो यहाँ जो इनके बीच जो ऑपरेट करता है मैक्स टू मैक्स एफिशिएंसी, जो कार्नोट इंजन होता है उसकी हो सकती है, उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 माइनस का T2 बटा T1, तो ये आ गया 1 माइनस का T2 कितना है? 303 डिवाइड बाय 423। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो, ये आ गया अपने पास 303 डिवाइड बाय 423, ये आ गया 0.71। तो ये 1 माइनस 0.71 करोगे तो ये आएगा 0.29, या फिर कह सकते हो 29%। ये भाई साहब मैक्सिमम एफिशिएंसी है, एक ऐसा इंजन है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, कार्नोट इंजन रिवर्सिबल, हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला रिवर्सिबल इंजन होता है कार्नोट इंजन। ठीक है ना, वो कह रहा है मैं 29% एफिशिएंसी दे सकता हूँ, 29% एफिशिएंसी दे सकता हूँ, तो ये कह रहा है कि मैं 40% वाला बना दूंगा, इससे नहीं बना सकते आप। ये कौन से लॉ का फेलियर है? ये थर्मोडायनेमिक्स जो लॉ होते हैं उनका फेलियर है। कौन से लॉ का, वो भी देखते हैं। देखो पहला क्या कह रहा है, दिस इंजन कैन नॉट बी पॉसिबल एट इज वोलेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सही बात है, जो ये वाला था ना कि कार्नोट एक ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी दे दे, ये सेकंड लॉ था। ठीक है ना, तो इसको ही तो वोलेट कर रहा है ये, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारे पास कि ये सेकंड लॉ क्या कर रहा है? वोलेट कर रहा है। क्या क्या थे भाई लॉज अपने पास?
तीन लो थे, एक तो था तीन नहीं सॉरी चार। जीरोथ लो क्या था? जीरोथ लो था अगर ए का टेम्परेचर बी के इक्वल है, बी का सी के इक्वल है, तो सी का ए के इक्वल होगा। फर्स्ट लो क्या था कि किसी भी सिस्टम को दी गई जो एनर्जी है, उष्मा है, वो उसकी आंतरिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और कार्य करने में काम आएगी। सेकंड क्या था? सेकंड के पास अपने स्टेटमेंट थे। पहला तो ये कि ऐसा कोई भी हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें तुम सारी की सारी जो एनर्जी है वो सिंक को दे दो। ठीक है, ये कार्नोट इंजन वाला कॉन्सेप्ट था एक तो। ठीक है, और एक रेफ्रिजरेटर वाला कॉन्सेप्ट था कि तुम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के ऊपर हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना किसी वर्क के। एक ये था। तो ये सिंक वाला जो है कार्नोट इंजन वाला, इसका फेलियर हो गया। जो तुमने अभी ये कह रहे हैं जो वैज्ञानिक भाई साहब की 40% वाला बना दूंगा, नहीं बना पाओगे। थर्ड क्या था? थर्ड तो वही था अपने पास, डी क्यू इजिकल टू टी डी एस, ये वाला था, एंट्रोपी वाला। ठीक है, कि परम शून्य ताप जब 0 केल्विन आप करते हो तो आपकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है? शून्य की ओर अग्रसर हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड लॉ का फेलियर हो गया था यहाँ पे जब इन्होंने कहा कि मैं 40% वाला बना दूंगा, किससे? 150 और 30 से। ठीक है, सेकंड लॉ का फेलियर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रेजेंट एन एविडेंस दैट मोलिक्यूल ऑफ ए गैस आर मोशन कॉन्स्टेंटली? बता तो दिया, टू गैसेज इंटर डिफ्यूज क्विकली, ये हो गया अपना, ये भी हो गया इंजन वाला, सेकंड दो वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर आइडेंटिकल पॉइंट है, चार आइडेंटिकल पॉइंट है, कौन से? ए है, बी है, सी है, डी है, ईच ऑफ मास 10 ग्राम। चार आइडेंटिकल पॉइंट है, सबके मास 10 ग्राम है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। ठीक है, 10 ग्राम है ईच के ऊपर जो द्रव्यमान है। इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन तुम्हें दिया गया है, these are connected by light sticks to form a rigid body। एक लाइट तो जो स्टिक है उनसे कनेक्ट किया गया इनको एक रिजिड बॉडी बनाने के लिए, ए बी सी डी को आपस में। ठीक है भाई, कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अरेंजमेंट अबाउट द वाई एक्सेस, कि वाई एक्सेस के अराउंड जो है वो तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वाई एक्सेस के अराउंड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक है ना, वाई एक्सेस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा वो तुम्हें बताना है इस सिस्टम का। तो वाई एक्सेस इनकी दूरी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो और इसकी देखो, कितनी हो जाएगी भाई? इसकी कितनी है? 5, इसकी कितनी है? 10, इसकी कितनी है? 20, इसकी कितनी है? 20। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। ओके, पहला देखो एम कितना है? 10 ग्राम, सबका 10 ग्राम ही है, तो एम तो बाहर निकाल लूं, है कि नहीं? सब में सेम है, तो ये 10 ग्राम आ जाएगा। ये 0.10, 10 ग्राम मतलब 0.01 kg, है कि नहीं? गुणा आर स्क्वायर। पहला केस देखो कितना है, ए वाला 10, तो आर स्क्वायर 10 की स्क्वायर। दूसरा ये हो जाएगा 5 की स्क्वायर। तीसरा 20 की स्क्वायर। चौथा 20 की स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई? 0.01, ये हो जाएगा 100 प्लस का 25 प्लस का 400 प्लस का 400। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है सारे, सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे 10 की घात -4 आएगा। अब जोड़ो, 4 4 8, एक 9, 925। तो 925 गुणा 10 की घात -6, क्या बना? केजी गुणा मीटर स्क्वायर। या 9.25 गुणा 10 की घात -4 केजी मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अकॉर्डिंग टू इस एक्सेस, वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग। एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग पूछता तो ये डिस्टेंस लेते। ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस लेते, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग पूछता तो, मतलब ये वाला एक्स है ना, इन पॉइंट की पूछा, इन पॉइंट की, तो ये वाली डिस्टेंस है ये, ताकि इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर पाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन, स्मॉल एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, मतलब एक टाइम पे जाकर के अल्फा एक्स क्या मानना है? 0 की तरफ अग्रसर है, ये मानना है। ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन है। ओके ठीक है, और उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरीके से, इन ए पोटेंशियल फील्ड इस तरीके से हुआ है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होगा? यू नॉट एंड अल्फा आर द कांस्टेंट क्वांटिटीज। ठीक है, यू तुम्हारे पास इतना है। फर्स्ट पहली बात तुम्हें चाहिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कैसे आएगा? वो आएगा 2 पाई बाय ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? ये होता है भाई के इजिकल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हो गया रूट के बाय एम। ठीक है, तो यहाँ रख दो, ये हो जाएगा रूट एम बाय के। क्या होता है भाई? के होता है अपने पास
d2u बाय dx स्क्वायर, k इज इक्वल टू dt बाय k इज इक्वल टू d2u बाय dx स्क्वायर। ये होता है स्मॉल ओसिलेशन के केस में x इज इक्वल टू x0 पे जो तुम्हारा डबल डेरिवेटिव आता है k क्या आ जाएगा d2u बटा dx स्क्वायर। ठीक, ओके ओके, k का मान इतना है। तो करो इसका भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव करो पहले, तो क्या आएगा du बाय dx, ये आ जाएगा u नॉट, एक का डेरिवेटिव करोगे तो जीरो, कोस का करोगे तो माइनस का साइन, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस। ओके, दूसरा आ जाएगा, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा यू नॉट, अल्फा का अल्फा, साइन का करोगे तो आएगा कोस अल्फा एक्स, और एक अल्फा और आ जाएगा, ये लो। समाल ऑसिलेशन है तो अल्फा एक्स क्या कर दो जीरो, तो कोस ये क्या हो जाएगा, कोस जीरो क्या होता है 1, तो ये क्या बनेगा यू नॉट अल्फा स्क्वायर। तो यू नॉट अल्फा स्क्वायर मान किसका आ गया, के का मान रख दो, क्या बनेगा ये टाइम पीरियड क्या बनेगा 2 पाई रूट ऑफ एम, इधर आ जाएगा यू नॉट अल्फा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाहर निकालो तो अल्फा आएगा, तो ये बनेगा 2 पाई बाय अल्फा डिवाइड बाय एम बाय यू नॉट। ये क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए आ गया अपने पास, ठीक है, पहला ऑप्शन आ गया। देखो अगला क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी, ये चीज समझ में आ गई होगी ना तुम्हें, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत तुम्हें इसमें आनी चाहिए, ये तुम्हारा ऑप्शन आ गया था ना, 2 पाई बाय अल्फा एम बाय रूट वी नोट। ये भाई जनरल तरीका है, डबल डेरिवेटिव करते हो हम पोटेंशियल एनर्जी का, वहां जो तुम्हारा मान बनता है वो तुम्हारा के होता है। ओके सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्पिनिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आउट ऑफ पेज। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्पिनिंग स्फेयर, एक स्पिनिंग स्फेयर है, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर है कैसे आता है, इधर घूम रहा है ना, इधर ऐसे निकालते हैं उसको, इधर घूम रहा है ना, तो ये वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, मान लो ऐसे घूम रहा है तो ये ऊपर की तरफ होगा। ओके, इफ द एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर पॉइंट्स इनटू द पेज, मतलब वेलोसिटी तो इधर है और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी तो इधर है, इधर घूम रहा है वो, और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब एक्सीलरेशन तो इधर लग रहा है, ठीक है ना, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन का जो वेक्टर बन रहा है, एक्सीलरेशन तो इसको इधर घुमाना चाह रहा है और वेलोसिटी इसको इधर घुमा रही है, ठीक है ना, मतलब एक तो इधर घुमा रहा है, ठीक है, दूसरा इसको इधर घुमा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अरे समझो बात को, एक तो ऐसे घुमा रही वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऐसे घुमा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट जा रहा है, ये कह रहा है इधर चल, ये कह रहा है इधर चल, समझो, ये इधर लेके जा रहा है और ये इधर लेके जा रहा है, तो ये क्या करेगा एक्सीलरेशन, इसकी वेलोसिटी को घटा देगा, बस काम नक्की खत्म काम। देखो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज टर्निंग इन अपोजिट डायरेक्शन, घूम रहा है, अरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर रहा है क्या, ऐसा नहीं है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, ऐसा भी नहीं है, ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप तब होता जब वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ और एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ, तब स्पीडिंग अप होता, ये तो घटाएगा ना, तो ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग डाउन, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी, समझ रहे हो ना, न तो वो रुका है न उसने दिशा बदली है, स्पीड कम हो रही है, वो 10 है तो 10 9 8 7 0 तक पहुंच के फिर नेगेटिव में जाएगी, ठीक है, टर्न नहीं कर रहा वो, टर्न तो वो तब कहते जब इस डायरेक्शन में और बाद में कहते, पहले तो ऊपर है वेलोसिटी बाद में नीचे है, तब कहते तुम की टर्न टर्न कुछ हुआ है, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ स्पीडिंग डाउन हो रहा है वो एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए तो यहाँ ऑप्शन कैसा आएगा, चौथा ऑप्शन आ जाएगा, समझ गए क्या, स्पीडिंग अप के लिए दोनों ऊपर होने चाहिए थे, टर्निंग के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए थी पहले एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद नेगेटिव हो जानी चाहिए थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, ये तब कहते हैं पहले ऐसे कर रहा है फिर ऐसे कर रहा है, तब कहते तुम चेंज हो रहा है एक्सिस, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत, ये चौथा सही। नेक्स्ट देखो, द स्पीड ऑफ ए साउंड वेव इज फंडामेंटली डिटरमाइंड बाय, देखो जो साउंड वेव की स्पीड होती है ना, तो ये किस पे डिपेंड करती है, आपका जो मीडियम है इसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है और बाकी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, जो किसकी होती है, उस मीडियम की ही होती है। साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, ट्रांसमिटिंग मीडियम पे, कि वो मीडियम जो है ना उसकी अपने पास क्या है, उसकी अपने पास नेचर क्या है, ठीक है, तो ट्रांसमिटिंग मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है क्या, साउंड वेव की जो स्पीड है वो, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ए गैस मिक्सर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ नियोन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं, इफ ऑल द वाइब्रेशनल मोड्स कैन बी नेग्लेक्टेड, अगर सारे के सारे वाइब्रेशन मोड जो है वो नेग्लेक्ट कर दिए जाए तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, इन्होंने बोल रखा है
जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 रोटेशनल मोड है और बस इतना बोला है। तो देखो पहली बात क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होती है O2 के रूप में, और क्या है नियोन है तो नियोन होती है Ne के रूप में। तो इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी। इसके पास 3 तो सिंपल होगी ट्रांसलेशन वाली, 2 इन्होंने खुद ही बता दिया रोटेशनल वाली होगी। तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होगी 5, इसके पास हो जाएगी 3। ऐसे भी निकाल सकते थे कैसे, Nd माइनस का K। कितने एटम है ऑक्सीजन में, 2। कौन सी डी की बात कर रहे हो, डायमेंशन की बात कर रहे हो, 3D की। कंस्टेंट कितने हैं, Nd माइनस के कंस्टेंट कितने हैं, O जुड़ा तो एक कंस्टेंट है ना, एक, तो यहाँ कितना आएगा 5। और यहाँ N एटम कितने हैं, एक। D डायमेंशन कौन सी है, थ्रेड। और K कंस्टेंट कितने हैं, 0, तो ये कितना आएगा 3। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। इतनी बात समझ में आई। क्या पूछा है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछा है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई, इंटरनल एनर्जी होती है अपने पास F/2 RT, यही तो होती है इंटरनल एनर्जी। और मोल, कितने मोल है, इस वाले में कितनी हो जाएगी, NF/2 RT। लिख दो भाई, पहले वाले में मोल कितने हैं, O2 के मोल कितने थे, 2। नियोन के मोल कितने हैं, 4। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5/2 गुणा R गुणा तापमान कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन, प्लस N मोल कितने हैं, 4। F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3, डिवाइड बाय 2। R क्या है, R है नेचुरल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर कितना है, 300। ये क्या हो जाएगा 2, और ये घट जाएगा, ये कितना बचा, 5 दिए 1500, है ना। और यहाँ 3 दूनी 6 और 6 थी 18, 1800 आर। तो ये कितना बना, 15 15 30 और 3 3300 आर। यही तो आएगा यू, है कि नहीं। तो कितना आ गया, 3300 आर। ये अपने पास क्या आ गया भाई, 3300 आर तुम्हारा यू आ गया है। बोलो कोई दिक्कत है कि इसके अंदर, नहीं होनी चाहिए। इंटरनल एनर्जी तो ऐसे ही आएगी। अगर वो सीपी सीवी ये पूछते तो वो कितनी आती, वो अपने पास आती क्या, मोलों की संख्या इंटू F/2 इंटू आर। ठीक है, यू तो अपने ऐसे ही आएगा। तो यू का मान कितना आएगा भाई, 3300 गुणा आर आएगा। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, टी इंक्लूड होगा। एनर्जी के टी होते तो टी तो इंक्लूड होगा ही होगा, नो डाउट। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3300 आर तुम्हारे पास आ जाएगा। समझ में आई क्या बात तुम्हारे पास, N/2 F/2 RT, N F/2 RT। इस तरीके से तुम लगाओगे इसको, ठीक है। और चाहते तो तुम इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, कैसे, वो देखो। तुम्हें पहले सीवी निकालना पड़ता, सीवी ऑफ मिक्सर, वो कितना आता, पहले वाले में कितना है 5/2, तो ये 2 मोल है और ये 5/2 है। आर दूसरे में कितने मोल है, 4 है और ये 3/2 है। टोटल मोल कितने हैं, 2 और 4 6। तो ये क्या आएगा, 1, ये 2, 2 3 6 और 5 11R/6, क्या आया ये, सीवी आया। ओके, तो सीवी ये आ गया। और वो क्या हो जाएगा अपने पास, यू, यू क्या होता है NCV/dt, है कि नहीं। एन कितना है, कितने मोल है, 6 टोटल मोल। सीवी का मान कितना है, कितना, टी का मान कितना है 300, 6 6 गया, कितना आया 3300 आ। चाहे ऐसे कर लेते। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है, बिटवीन 2 पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। यहाँ देख लो, ये ओ पॉइंट है, ये बी है, ये ओ है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो गया, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो गया, ये प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कर रहा है, द साइन ऑफ द एक्सीलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल आर ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन इट इज एट पॉइंट बी। जब ये पॉइंट बी पे है ना, तब फोर्स और एक्सीलरेशन जो है ना, वो सारे के सारे कहाँ है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। प्लस डायरेक्शन में पॉजिटिव बोला ना, मतलब प्लस डायरेक्शन में, सही बात है। जब ये देखो ओ से चलेगा ना, हाईएस्ट स्पीड पे होगा, बी तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कम हो रही है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, स्पीड कम हो रही है, मतलब एक्सीलरेशन इधर लग रहा है। अरे इधर भाग रहा है, एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, तभी तो स्पीड कम होगी। फिर स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो।
फिर ये घूमेगा, फिर स्पीड बढ़नी स्टार्ट होगी, मतलब हमेशा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में। जब इधर भाग रहा था, एक्सीलरेशन इधर था, स्लो होगा, फिर ये घूमेगा, जीरो हो जाएगा, फिर ये इधर भागेगा, मतलब हमेशा एक्सीलरेशन और फोर्स इसी डायरेक्शन में है। तो बात सही है, ए पॉइंट आपका कंप्लीट सही है, कोई दिक्कत हमको इसमें नहीं है। ठीक है, तो केवल बी तो नहीं हो सकता, और न तो ए न तो बी, ये भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन बच गए। अगला और देखो, द साइन ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड ए आर नेगेटिव। क्या बोल रहा है ये? द साइन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट बी, बी से 4 सेंटीमीटर अवे यहां जब है ना वो, ठीक है ना, तो उसके जो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव पे होंगे, गोइंग टुवर्ड ए आर नेगेटिव। एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, फोर्स भी नेगेटिव है, और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, हो ही नहीं सकता। जब ये भाग इस डायरेक्शन में रहा होगा, ठीक है, तो नेगेटिव हुआ कैसे? हो ही नहीं सकता नेगेटिव, तो ये तो गलत है, वेलोसिटी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। एक्सीलरेशन भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इस पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अरे भाई साहब, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, इसको मैक्सिमम करना है, तो एक्सीलरेशन को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो फोर्स भी तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बी वाला तुम्हारा पूरा गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? केवल ए सही है इसमें, तुम्हारा गेम ओवर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप हैज हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, किसके पास हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है? ऑर्गन पाइप वाला तुम्हारा ये केस है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑर्गन पाइप वाली, उसमें ओपन होता है, एक तो ओपन पाइप होता है, ओपन ऑर्गन पाइप, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी देख लो, एक होता है ओपन वाला, एक होता है क्लोज्ड वाला। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी इनका फॉर्मूला मेरे को चाहिए, फॉर्मूला मेरे लिखे हुए नहीं है, वो फॉर्मूले मुझे देखने पड़ेंगे, वो मैं देखता हूँ। वो नोटबुक थी ना, वहां मैंने लिखे थे एक जगह, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये रही मेरी नोटबुक, इसमें मैंने लिखे थे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिमेम्बर थिंग्स। फॉर्मूले थे अपने पास है, हाँ ये रहा। ओपन वाला है NV/12, NV/12 ओपन वाला। और क्लोज वाला क्या है भाई? क्लोज वाला अपने पास 2n-1 V/4, ये अपना क्लोज वाला है, और ये अपना ओपन वाला है, सिंपली। ठीक है, देखो, और n का मान सबके अंदर सिंपल है, 1 2 3 जो भी होता है वो है। ओके, तो देखो ये कौन सा है? ओपन वाला है, और ये कौन सा है? ओपन वाला है। ओपन फ्रॉम नहीं, ये वन वन एंड से ओपन है, मतलब ये क्लोज वाला है। ठीक है, ये ओपन वाला है। ओके, ओपन फ्रॉम बोथ साइड, तो ये ओपन वाला है, और ये फिर से एक साइड से क्लोज, तो ये क्लोज वाला है। ओके, अच्छा, देखो क्या पूछा है? हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हाई होने के लिए एल को लो रहना पड़ेगा। तो एल लो किस में है? दोनों कंपेयर कर लो, एल लो किस में है भाई? इसमें है, तो ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। इन दोनों में से देखो, अब इन दोनों में 5 है या 8 है, अब न्यू को हाई रहना है तो एल को लो रहना पड़ेगा, एल इसमें लो है, तो या तो ये हो सकता है, ये फिर से नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना, कंपेरिजनली तुम्हारा ये न्यू आई होना चाहिए, न्यू आई होने के लिए एल कम चाहिए, तो ओपन वाला तो कंपेयर कर सकते हैं आप इसमें, तो क्या होना चाहिए? न्यू हाई चाहिए तो एल कम चाहिए, तो इन दोनों में एल कम इसमें और इन दोनों में एल कम इसमें है। इतनी बात पहुंच गई, ठीक है। अब देखो, एक के नीचे 2 गुना ओपन वाला है, ये वाला ओपन वाला है, एक के नीचे क्या आएगा? इसमें 16 आएगा इसमें तो। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब एन का मान इसमें 1 रहेगा, इसमें भी 1 रहेगा। ठीक, और इसमें 4 गुना एल है, क्लोज वाले में 4 गुना एल, तो इसमें कितना आएगा? नीचे 20 आएगा। क्या चाहिए? हाईएस्ट चाहिए, तो नीचे मिनिमम होना चाहिए, नीचे मिनिमम इसमें इसी में है, 16 वाले में। तो ये आंसर हो जाएगा अपना। इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? मिनिमम आएगी। चाहो तो तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, ओपन वाला है तो इसमें हो जाएगी कितनी? V/2 × 10 20। ओपन वाला है तो इसमें हो जाएगी V × 18, 8 है ना, 16। इसमें 4 से गुणा कर दो, तो V × 5 × 20, इसमें 4 से गुणा कर दो, 8 × 32। ये हाईएस्ट होने के लिए मिनिमम होना चाहिए, तो यही मिनिमम है, मतलब न्यू हाईएस्ट होने के लिए डिवाइड में मिनिमम होना चाहिए, तो इसमें मिनिमम है, तो आंसर ये होगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक पेंडुलम है जिसकी क्लॉक दैट कीप करेक्ट टाइम एट मुंबई, मुंबई में बढ़िया टाइम दे रही है ना, उसको चांद पे ले गए, चांद पे ले गए तो हमें पता है तो जी, जी यहाँ मुंबई में जो जी है ना, वो वहां कितना है? G/6 है, मतलब वहां जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, वो G/6 है। तो वहां टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये इफेक्ट पड़ेगा, देखो K = क्या होता है? M ओमेगा स्क्वायर,
ये हो जाएगा k बटा m इजिकल टू ओमेगा, इसका रूट ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय टी, या टी इजिकल टू क्या हो जाएगा रूट m बाय के, और ये 2 पाई जो है m के पास आएगा तो ये आएगा। ओके अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और क्या बनता है, एम जी होता है तो जी जाएगा नीचे और के साथ जाएगा एल। अब तुम्हें पता है जी चांद पे ले गए तो जी की जगह जी डैश आएगा, इसका माना जी बाय 6, तो ये 6 यहाँ आएगा तो ये बनेगा रूट 6 इंटू तुम्हारा जो भी ये है वो का वो। ये कब बना है, ये दोनों इक्वल नहीं है भाई, ये कब बना है, ये जब तुम चांद पे आ गए, चांद पे आ गए तो रूट 6 एक्स्ट्रा आ गया पहले वाले में, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, रिटायर्ड बाय फैक्टर ऑफ 1/6 नहीं, रिटायर्ड बाय फैक्टर ऑफ रूट 6, रूट 6 का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो रिटायर्ड बाय द फैक्टर ऑफ रूट 6। ओके, सुस्त हो जाएगा, ये देखो सुस्त हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया है, इतना इतना बढ़ गया है भाई, पहले 1 मिनट में इतना नहीं लगा तो अब इतना लगेगा, समझ रहे हो ना। ये चीज है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि जो स्टेटमेंट तुम्हें नीचे दी गई है ना, इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी गलती हो सकती है, क्या गलती हो सकती है देखो, कि पहला अपने पास ऑप्शन क्या है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स एग्री एट रीडिंग ऑफ 554, कि 554 जब रीडिंग तुम लेके चलोगे फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, तो फिर दोनों तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है, आ जाओ चेक करते हैं, ये थोड़ा सा चेक करने वाला है। फ़ारेनहाइट स्केल कैसे काम करता है, एफ माइनस का 32 डिवाइड बाय ये होता है 212 माइनस का 32, ये इसका कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये अपने पास कौन सा है, वेपराइजेशन वाला पॉइंट है। ठीक है ना, तो एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस का 32, और क्या चाहिए, कैलविन चाहिए, तो कैलविन का क्या होता है के माइनस का, ये इसमें कितने पे होती है, क्या बोलते हैं फ्रीजिंग, वो होती है 273 पे, और बॉइलिंग कितने पे होती है, मतलब वाष्पन जो होता है, मतलब आप कह सकते हो लिक्विड टू वेपर कब जाता है, ये तो 373 पे जाता है ना, 373 केल्विन पे। अच्छा, और जो जमता है वो कौन सा होता है, 273 होता है। ठीक है जी, अच्छा के हो गए, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड की बात करें तो सी माइनस का 0 डिग्री डिवाइड बाय 100 माइनस का 0, ये कुछ रहता है। ओके, या तुम इसको चाहो तो ये कितना हो गया 100 हो गया, ये नीचे कितना हो गया 100 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, दो बात, तीन बात हो गया पे होगी। पहला क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट और केल्विन जो स्केल है वो 574 पे, देखो भाई 574 पे ये और ये दोनों इक्वल निकलते हैं क्या, चेक करो, कितना बोला 574 इधर और 574 इधर, ये कौन सा है, केल्विन है, तो इधर आएगा 273, और ये अपने पास कौन सा है, नीचे तो 100 है ही। ओके, इधर नीचे 180 है ही, और इधर ये आ जाएगा 32। ठीक है, इसको सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये लगभग इक्वल आएगा। ठीक है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा, ये लगभग इक्वल आएगा। तो ये हो गया अपने पास 574 माइनस का 32 और डिवाइड बाय 180, तो इसका आंसर आ रहा है 3.01111, ऐसा आंसर आ रहा है, जबकि इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 3.01, तो ये दोनों इक्वल है नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो ये आप नहीं कह सकते कि 574 जो तुम्हारे पास पैमाना होगा उसके ऊपर ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये पहला ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखो, टेम्परेचर डिफरेंस बाय 25 डिग्री ओरेन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल मस्ट बी डिफरेंट बाय 45 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। अब एक बात देखो, फ़ारेनहाइट में कितने खाने होते हैं भाई, 180 खाने होते हैं, कहाँ किसके बीच में, फ्रीजिंग पॉइंट जिस पे बर्फ जमेगी, और जो अपने पास वेपराइजेशन पॉइंट है, मतलब जिस पे जो लिक्विड है वो वेपर में बदल जाएगा और यहाँ लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल जाएगा, तो इनके बीच में कितना गैप है, 180 पॉइंट्स का गैप है। जबकि ये तुम्हारे पास सेल्सियस में कितना गैप है, सेल्सियस में गैप है 100 का, समझ रहे हो ना, कि फ़ारेनहाइट में गैप कितने का है 180 का, और सेल्सियस में कितने का गैप है 100 का। ठीक है ना, या तुम कह सकते हो 1.8 फ़ारेनहाइट आता है इसके लिए 1 सेंटीग्रेड के लिए। ठीक है ना, 1 सेंटीग्रेड के लिए कितना फ़ारेनहाइट आता है 1.8 फ़ारेनहाइट, या ये कह सकते हो 1 फ़ारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड हो गए 1/18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए। तो यहाँ देखो ये क्या कर रहा है 25 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कितना है 25 है, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, सेल्सियस में हो जाएगा 25 गुणा 1/1.8, ये लगभग 2 का भाग दोगे तो 13 दूनी 26, 13 के लगभग आएगा, मतलब 13 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर होना चाहिए। जबकि इसने क्या दिया है 45 डिग्री। बात को समझना आप, कि 180 जो कटआउट्स होते हैं फ़ारेनहाइट में वो इक्वल आते हैं किसके 100 सेंटीग्रेड के, या कह सकते हो 1.8 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीग्रेड, या कह सकते हो 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीग्रेड बाय का 1.8। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन गया कि 25 अगर फ़ारेनहाइट होता तो 25 इंटू 1 बाय
1/1.8 ये करोगे तो आएगा 13 डिग्री, जबकि इसने कितना बोला है 45 डिग्री बोला है। और दूसरी बात यही गलत हो गया कि फ़ारेनहाइट पे 25 है ना, तो सेल्सियस पे 45 होना चाहिए, नहीं फ़ारेनहाइट पे ज्यादा होता है, सेल्सियस पे कम होता है, ठीक है ना। तो ये उल्टा दे दिया इसने, गलत दे दिया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखो, वाटर एट 90 डिग्री केल्विन 90 डिग्री सेंटीग्रेड इज कोल्डर देन वाटर एज 202 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये 202 फ़ारेनहाइट जो है ना, या तो आपको इसको कन्वर्ट कर लो इसमें, या फिर ये सेल्सियस जो दिया है ना इसको कन्वर्ट कर लो। सेल्सियस को कन्वर्ट करना इजी है, फ़ारेनहाइट में तो करो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करोगे, इजी है क्या? इजी तो नहीं है, इजी तो नहीं, दोनों इजी नहीं है भाई। तो ये करो, फ़ारेनहाइट वाला कर लें, आ जाओ फ़ारेनहाइट वाला कर लेते हैं, 202 को करो, तो ये क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट माइनस का 32 और नीचे होता है 180। कितना बोला इसने, इसने बोला फ़ारेनहाइट में 202, 202 माइनस का 32 डिवाइड बाय 180, तो ये कितना बनेगा, ये देखो ये आई थिंक बन गया 20 में से 3 गए 17, है ना, 170 बटा 180। ओके, और इधर कितना होता है सेंटीग्रेड की बात करें तो ये होता है सी माइनस का 0 बटा 100, सोल्व करो, ये कितना बन गया, सी इजिकल टू आ गया 17 बटा 18 गुणा 100, ठीक है ना। मतलब लगभग ये 100 के आसपास, ये मान लेते हैं इसको 95 डिग्री है, ये कितना है 95 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 95 भी बनेगा, तो देखो ये क्या करा है, 90 डिग्री वाला है ना वो कोल्डर है सेंटीग्रेड वाला, इससे फ़ारेनहाइट वाले इससे बिल्कुल कोल्डर है, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, 95 आएगा 97 आएगा जो भी आएगा, पर 90 से ऊपर ही आएगा, 90 से ऊपर ही आएगा, है ना। तो फिर ये इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, है ना, सेंटीग्रेड में, मतलब ये गर्म ज्यादा है और ये ठंडा ज्यादा है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ, कोल्डर हुआ, किससे, वाटर एट 202 फ़ारेनहाइट, ये बात सही है, तो सी इसका सही है। ओके, और ये क्या कह रहा है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कोरस्पोंडिंग टू माइनस का 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रखोगे तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है, 0 माइनस का 32 डिवाइड बाय 180 इजिकल टू सी माइनस का, ये रख रहा हूं मैं सेंटीग्रेड वाला, सी माइनस का 0 बटा 100, सोल्व करो, क्या बनेगा, सी इजिकल टू आ गया 100 अपॉन 180 इंटू माइनस का 32, ठीक है ना, कि तुमने रखा फ़ारेनहाइट था और सेंटीग्रेड में वो इतना आएगा, जबकि ये क्या कर रहा है माइनस का 32 सेंटीग्रेड आ जाएगा, माइनस का 32 कहाँ आया, इसको कौन इंक्लूड करेगा, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा भी क्या है, गलत है। तो यहाँ तुम्हारे पास 3 स्टेटमेंट गलत है और सिर्फ एक ही सही है, सी वाला, ठीक है। तो ओनली 3 सही है, ऑल ऑफ 4 सही है, एनी वन सही है, एनी टू सही है, तो ओनली एनी वन सही है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने पास क्या है, ये सही है। आपको ये नहीं सोचना कि ये सी सही है ना तो ओनली 3 थर्ड वाला सही है, नहीं, इसने थर्ड वाला बोला ही नहीं है, इसने एबीसी दिए है ना। तो ये कह रहा है इन 4 स्टेटमेंट से कितने स्टेटमेंट सही है ना, तो यहाँ तुम्हारे पास कितने स्टेटमेंट सही हुए, ओनली एंड ओनली वन स्टेटमेंट जो है यहाँ आपका क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ आपको थोड़ा सा अवेयरनेस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर अवेयरनेस होती है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सीधे ही सही कर देते हैं, वहां आपको बहुत ज्यादा सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ l, ठीक है ना। लेंथ l का तुम्हारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, और उसके सारे वर्टेक्स जो है, किनारे जो है ना स्क्वायर के, इट इज स्क्वायर नॉट द क्यूब, है ना, तो ये स्क्वायर है और इसके प्रत्येक किनारे पे m द्रव्यमान का पार्टिकल जो है वो रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसकी साइड कितनी दे रखी है, इसकी साइड आपको दे रखी है l, ओके, अच्छी बात है भाई, l दे दी, ठीक है। तो आगे क्या कर रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा, ठीक है ना। पहली बात, यहाँ सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी प्रकृति का होता है, कंजर्वेटिव होता है और अट्रैक्शन प्रकृति का होता है, ठीक है ना। तो वहां जो फोर्स की बात करो या पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, सारे के सारे क्या आते हैं, माइनस में आते हैं, आते हैं ना माइनस में, है ना, माइनस में आते हैं। तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है, कहीं भी पॉइंट निकालो, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना तो वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ओके। और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है भाई, कितना होगा, एम के कारण, ये होगा जीएम बटा, ये दूरी मान लो आर है तो आर होगा, है ना, जीएम बाय आर होगा। नेगेटिव होगा क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल है ये हमेशा, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव आएगा पोटेंशियल, और तुम्हारी जो सिस्टम की जो पूरी एनर्जी है वो भी नेगेटिव आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में है, देखो यहाँ, बाकी किसी में ये पॉजिटिव है, किसी में ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अट्रैक्टिव वाला जो होगा ना वहां नेगेटिव ही आएगा, ओके। तो जैसे कि मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन हो तो वहां चीजें जो है वो आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगी, पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नेचर का है, ठीक है ना। तो जहां अट्रैक्शन आएगा वहां नेगेटिव साइन ही आएगा, उसको कंसिडर करके आप क्या करोगे, ये करोगे, ओके। इसके अलावा भी आप चाहो तो कर सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, ये लगाना माइनस का जीएम बाई ये आर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी
ये एल है तो ये हो जाएगी √2l, तो ये हो जाएगी l/√2। जी आएगा GM l/√2, GM l/√2, GM l/√2, GM l/√2। चारों को जोड़ोगे नेगेटिव लगाओगे ये आ जाएगा। ठीक है, करके दिखाऊं क्या? 4 गुना GM l/√2, ये लो सेकंड आ गया, है ना। इसी तरीके से आप जो एनर्जी वाला लगाओगे वो भी आ जाएगा। वो अपने पास कुछ इस तरीके से आएगा, दोनों और दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, कि पहला है उस पे, पहला आएगा तो उस पे कुछ लगेगा ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी, तो वो सीधा रहेगा। दूसरा आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक टर्म आएगी ये वाली। ठीक है, अब ये वाला आएगा तो इन दोनों को इफेक्ट करेगा, ये वाला आएगा तो इन तीनों को इफेक्ट करेगा। ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास आंसर जो है ये आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, अट्रैक्टिव फोर्स का केस है ये। ओके, तो तुम्हारे पास यहाँ आंसर नंबर कौन सा हो गया? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द पावर रेडिएटेड बाय ए टंगस्टन एलॉय लैंप फिलामेंट हैविंग 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया एट 3000 केल्विन? द इमिशिविटी ऑफ alloy is 0.5 and the Stephen Boltzmann constant is this। क्या कह रहा है कि कितनी पावर रेडिएट कर देगा एक टंगस्टन अलॉय लैंप फिलामेंट, जिसका एरिया कितना है, इतना है, और तापमान कितना है, इतना है। पावर का जो फॉर्मूला था अपने पास स्टीफन कांस्टेंट वाला ब्लैक बॉडी रेडिएशन में था, वो था P इज इक्वल टू ए ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, जहां ई क्या थी, इमिशिविटी, जो दे रखी है कितनी, 0.5। ए देखो कितना है, एरिया वो कितना है 0.3 गुणा 10 की घात -4 पावर -4 है ना, और सिग्मा कितना है 5.67 गुणा 10 टू पावर माइनस का 8। ओके, और ये सिग्मा हो गया, और चाहिए टी, टी कितना है 3 की पावर 4 आएगा ना, 3 3 9 9 होती है 81, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 है ना, 3 की पावर 4 कर दी मैंने, 3 की पावर 4 कर दी। ये कितना 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 12। ओके, तो ये कितना आ जाएगा देखो, सोल्व आउट करो इसको। ऐसे ही कर दूं क्या, आइडिया से करूं? नहीं, आइडिया से नहीं करता, चलो ढंग से ही कर देता हूँ इसको। 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.5 0.3 इंटू 5.67 इंटू 81, तो ये आया 68.89। कितना आया 68.89, और ये कितना है 8 4 12 माइनस का और ये प्लस का कट गया, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 68.89। तो ये कितना आ गया, अराउंड 70 आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये टिक जो है मैंने नहीं लगाया पहले से, ये जो पेपर अपने को मिला था उसमें टिक लगी हुई थी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपली तुम्हें जो पावर रेडिएशन वाला फॉर्मूला है स्टीफन वाला बोल्टजमैन वाला, वो लगाना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भाई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए 10 मीटर कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड द रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये 10 मीटर की कॉर्ड है, रस्सी है, ठीक है ना, वो लपेटी गई है। कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड द रिम, रिम पे लपेट दी गई, ऑफ फ्लाई व्हील, ये फ्लाई व्हील है, ठीक है ना, चक्का है, साइकिल का चक्का कह सकते हो तुम इसको। ऑफ मास 20 kg, ये चक्का है, इसका मास कितना है 20 kg है, एंड रेडियस, इसकी जो रेडियस है इस चक्के की, वो रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 की घात -2 मीटर, या ये हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर। ठीक है, द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सेल विद फ्रिक्शनलेस बीरिंग। ये क्या हो रहा है, घूमेगा, फ्रिक्शनलेस बीरिंग इसमें लगा हुआ है, तो कोई भी फ्रिक्शन की वजह से कोई भी एनर्जी वगैरह लॉस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ए स्टडी पुल ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कोल्ड एज शोन इन द फिगर। जैसे तुम्हें फिगर में शो कर रखा है ना, इस तरीके से एक 50 न्यूटन का क्या लगाया गया है, पुल लगाया गया है, ठीक है ना, खींचा गया है, या फिर कह सकते हो फोर्स लगाया गया है। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है नीचे 50 न्यूटन का। ठीक है, और ओके, द एंगुलर एसिलेशन ऑफ द व्हील, कि इसका एंगुलर एसिलेशन कितना है, अल्फा कितना है, पहली बात तो ये निकालनी है। ठीक है, एंड द वर्क डन बाय द पुल, और इस वर्क डन ने कितना काम किया, व्हेन द 3 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनबाउंड, 3 मीटर की रस्सी जो है इसने वो खींच ली है, तो इस फोर्स ने कितना काम किया। पहली बात देखो, जो अपना काम होगा वो क्या आएगा, बल गुणा विस्थापन। बल कितने का लगा रहे हैं अपने, कितने का 50 न्यूटन का, ये लो 50 न्यूटन का, इंटू एक्स। तुमने उस रस्सी को कितना खींचा, यहां से चले थे तुम, यहां तक खींच के ले आए है ना, 3 मीटर उसको तुम खींच के ले आए, तो विस्थापन तुमने इसको कितना दिया, किसी भी पॉइंट को, मतलब मान लो ये पॉइंट था, इसको खींच को तुम यहां तक ले आए, इस पॉइंट को तुमने विस्थापन कितना दिया 3 मीटर का, तो ये हो जाएगा 50 × 3, मतलब 150 न्यूटन गुणा मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150, और ये भी 150, मतलब ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है, पहला तुम्हारा ये हो गया। ठीक है,
दूसरा तुमको क्या चाहिए, एंगुलर एक्सीलरेशन चाहिए। एंगुलर एक्सीलरेशन कहां से आएगा, ये आएगा टो इजिकल टू, देखो क्या होता है, एफ इंटू आर होता है और ये आई इंटू का अल्फा भी होता है ना, ठीक है। अपने को अल्फा चाहिए तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा तुम्हारे पास एफ इंटू आर बाय का आई, ठीक है। एफ देखो फोर्स कितना लगा रहे हो तुम, फोर्स तुम लगा रहे हो 50 मीटर का, ठीक है। यहाँ टोरक कितने का लग रहा है, फोर्स तो तुम यहाँ लगा रहे हो, पर ये जहां जिसके सापेक्ष घूम रहा है ना उससे इसकी दूरी कितनी है, यही तो होता है। बल है ना वो ओ के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है, उसका जो लंब परपेंडिकुलर पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट जो है ना वो कितनी दूरी पे है। एफ अगर इस दिशा में है तो ये नियरेस्ट पॉइंट यही वाला ही होगा, है ना। तो ये रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। एफ का मान था इतना, और रेडियस मतलब ये वाली दूरी कितनी है इस ओ से, ये कितना आ गया, और तुम्हारे पास 10⁻⁻1 मीटर जो है वो आ गया, ठीक। ये एफ इंटू आर ऐसे ही निकलता है भाई, मतलब कोई घूम रहा है ना और यहाँ फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ फोर्स जो तुम लगाया है इसकी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, वो 10⁻⁻1 मीटर है, ठीक है। डिवाइड बाय आई, आई मतलब तुम्हारे पास जो इनर्शिया है वो कितना है, देखो ये रिम है, ये क्या है, रिम है, तो यू हैव टू कंसीडर दिस एज शक्ति, ठीक है ना। जो डिस्क होती है वैसे मानना पड़ेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर होता है, ओके। ये भी आर था, ये भी आर था, तो इससे ये आर कट गया, यहाँ क्या बच गया, आर बच गया, ओके। तो ये बना अपने पास 50, दो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे एम गुणा आर, एम कितना है मास, ओके। आर रेडियस कितनी है, 10⁻⁻1, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये लो 10, सोल्व करो इसको, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, क्या आ गया 50, वो ये 50 आ गया क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज एंगुलर एसिलेशन, कितना आया 50 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये कितना आया 50, ये वाला अपना आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो ये आ गया अपने पास कितना 50, चलें आगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये अपने पास वो आ गए, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी का है भाई, ये साइकोलॉजी अपने करने नहीं है, ठीक है। जो 83 मैंने ऐसे ऐड कर दिया, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन अपने को नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर यूज्ड इन द डेरिवेशन ऑफ बर्नौली प्रमेय। बर्नौली इक्वेशन, जो बर्नौली की समीकरण डिराइव की गई थी, बर्नौली प्रमेय जो डिराइव की गई थी, उसके लिए क्या क्या माना था, एक तो माना था स्टेडी फ्लो है, ठीक है ना। एक तो दो फ्लो होते हैं, स्टेडी फ्लो होता है और लेमिनेट फ्लो होता है, ठीक है, दो तरीके के फ्लो होते हैं। हमने माना था स्टेडी फ्लो है, जो आपका जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है ना, मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो हमने माना था, और तीसरा ये माना था कि उसमें कोई घर्षण नहीं है, कहीं भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं है। तो स्टेडी फ्लो हमने माना था, ओके सही बात है। स्थिर प्रवाह हमने माना था, वो नहीं माना था हमने। जो लुमिनेट फ्लो है वो नहीं माना था, है ना। लुमिनेट नहीं यार, दो और कोई नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, कि एक तो होता है स्टडी फ्लो और एक और होता है टर्बुलर, टर्बुलर फ्लो होता है, टर्बुलेंस फ्लो होता है, ऐसा कुछ होता है। तो स्टडी फ्लो हमने माना था उसके अंदर, ठीक है। कंप्रेसिबल लिक्विड हम नहीं मानते भाई, इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। कंप्रेसिबल मतलब कहीं तो वो समा जाएगा, छोटा हो जाएगा, कहीं वो बड़ा हो जाएगा, उसकी जगह जो है वो वॉल्यूम जो है, ऐसा नहीं होता है, डेंसिटी चेंज होती रहेगी, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं मानते अपने। इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, तो ये वाला गलत है। तीसरा, नो लॉसेज फ्रॉम द फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉस नहीं हो रहा, ये भी अपने माना था। तो अपने सी माना था, अपने ए माना था, तो ए और सी अपना जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सेंसलेस है, जब भी अपने चीजें मानते हैं ना तो अपने उनको कोई भी डिस्कशन करते हैं उसको आसान करने के पर्पज से ही अपने करते हैं, कि यहाँ अपने है ना बिल्कुल आसान चीजें लेके चलेंगे, बिल्कुल आसान चीजें जो है वो मान के चलेंगे, ज्यादा परेशान होने वाला अपने कुछ भी वहां नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या होता है, अपने लिए चीजें आसान रहती है, कैलकुलेट करनी हो चाहे अपने को उसमें आगे चलना हो, ठीक है ना, वहां अपने को चीजें जो है काफी आसान हो जाती है। इसीलिए अपने ये कॉम्प्रेसिबल मान लोगे तो कहीं रो तुम्हारा क्या हो रहा है, रो जो है तुम्हारी जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है, कहीं रो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वो अपने को दिक्कत करेगा, ठीक है। इसलिए अपने क्या करते हैं, अपने ये मानते हैं कि जो फ्लो है तुम्हारा स्टेडी फ्लो है, और ये जो लिक्विड है तुम्हारा ये कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल है, ठीक है ना। इसको तुम ना तो प्रेस कर सकते हो, कम कर सकते हो, ना इसको तुम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो डेंसिटी है वो है उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑफ ए कैविटी फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर गिवन, दो स्टेटमेंट तुम्हें दी गई, देखो दो स्टेटमेंट क्या है, उससे पहले किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एट ऑफ ए कैविटी, कि एक तुम्हारे पास कोई धातु का गोला है और खोखला है, कैसा है, धातु का गोला है और ये खोखला है, इसके अंदर किसी पॉइंट के ऊपर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचता है, ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये कोई धातु का तुम्हारा क्या था, मेटल का कोई स्फेयर था, गोला था, इसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कितना होता है तुम्हारे पास, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तुम्हारे पास, जीरो ही होता है,
ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ताकि बाहर से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लगाओगे ना, इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा अंदर वाले पॉइंट्स पे। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टैटिक शील्डिंग, है ना, परिरक्षण बोलते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण। ठीक है, ये कैविटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, S1 एंड S2। पढ़ो क्या बोल रहा है। एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, जीरो ही होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है E इंटू DL, है ना। ई जीरो है, जीरो का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब जो पोटेंशियल है ना वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एट ऑल पॉइंट इनसाइड द कैविटी द पोटेंशियल इज सेम, तो पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपने पास जीरो हो जाएगा, जो गोला है उसके अंदर। ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों सही है। और ये भी कह सकते हो कि S2 जो है वो S1 की एक्सप्लेनेशन देता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, ट्रू है, और S1 इज द कॉज ऑफ S2, बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों सही है। और S2 कहां से आया है, S1 से ही आया है। इसमें बस थोड़ा गलत बोल देगा, S1 इज नॉट द कॉज ऑफ ये, और S2 फॉल्स है या S1 फॉल्स है। ठीक है, तो ये सारी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या है, एक ही यहाँ सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन एयर फील्ड parallel plate capacitor of plate area 2 cm and the plate separation 4 mm has capacitance C, कि तुम्हारे पास एक एयर फील्ड कैपेसिटर है, ये लो हो गया, और इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया कितना है तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, प्लेट सेपरेशन कितनी है, 4 mm है। प्लेट सेपरेशन कितनी है भाई, 4 mm है। और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। ठीक है, तुम्हें पता है एयर फील्ड है, तो इसमें निर्वात मान लेंगे, एप्सिलॉन नॉट आएगा, है ना, जो परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, तो सी क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ये अपने पास हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान पता नहीं क्या दे रखा है ना, जो भी कांस्टेंट होता है। ए दे रखा है अपने को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, चलो मानने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत है, नहीं जरूरत है, इसको इतना ही रहने दो आप। ठीक है, एक बार इतना ही रहने दो, बाद में देखते हैं। इट इज फिल्ड, इट इज फिल्ड विद 2 स्लैब ऑफ सेम एरिया। अब 2 स्लैब डाल दी इसमें सेम एरिया की, थिकनेस इनकी अलग अलग है, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी, 4 mm था ना, अब 2 स्लैब आ जाएगी इसमें, एक तो आ जाएगी 1 mm की, ठीक है, और एक आ जाएगी 3 mm की। ये जो साइज इन पे मत जाना, ठीक है ना, ये 1 mm की है, 3 mm की है, जैसा क्वेश्चन में बोला है। ओके, एरिया दोनों का सेम है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने हैं, इसका तो है के, और इसका है 3 के, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ द कैपेसिटेंस चेंजेस टू सी डैश। अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया, सी डैश हो गया। सिंपली देखो, जो सेकंड केस है ना, इट विल बिहेव लाइक ए, कि ये एक कैपेसिटर अलग है, ठीक है, और इसके सीरीज में एक कैपेसिटर दूसरा जुड़ा हुआ है, ये वाला केस जो है वो काम करेगा। ओके, ठीक है, तो सीरीज में जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे निकलता है, रेजिस्टेंस होता तो सीधा जुड़ता, है ना, और कैपेसिटेंस है और सीरीज में है तो वो वैसे जुड़ेगा, है ना, 1/C डैश करके। तो मान लेते हैं इसका C1 है, इसका C2 है, तो ये आएगा C1 C2 बटा C1 प्लस का C2, ये क्या आएगा तुम्हारे पास, C डैश आएगा। ओके, C1 का मान लिखो भाई, C1 का मान लिखो, ये C डैश हो गया। ठीक है, C1 का मान लिखो, C1 का मान क्या आएगा, C1 का मान आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, मतलब एप्सिलॉन ए, एरिया तो सेम ही है सबका, डिवाइड बाय डी, डिस्टेंस कितनी है, 1 mm। ठीक है, इसका K1 है, और दूसरा एप्सिलॉन नॉट K2, एरिया सेम ही है, डिस्टेंस कितनी है, 3 mm, डिवाइड बाय यहाँ कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 ए अपॉन 1 mm प्लस एप्सिलॉन नॉट K1, K1 नहीं K2 अपॉन 3 mm। ये क्या आ गया, सी डैश आ गया। सी क्या था, सी था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वो कितना था, वो था अपने पास 4 mm, है ना, हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, K1 और K2 का मान रखता हूँ। K1 K2 का मान कितना है, K और 3K है। ठीक है, K और 3K, जो यहाँ से कटेगा वो मैं काट दूंगा। ओके, करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K और 3K ना, K और 3K। ओके, तो ये हो जाएगा K A बाय 1 mm, यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 3K A बाय 3 mm डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन 1 mm प्लस एप्सिलॉन नॉट 3K A अपॉन 3 mm। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, सी डैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो ऊपर वाले से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वाले से कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन नॉट
के ए अपॉन 1 mm, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ भी क्या बचेगा 3 से 3 गया 1, नीचे क्या है कॉमन क्या आ रहा है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन 1 mm, ठीक है। तो इधर कितना बचा 1 प्लस का 1, 1 इंटू का 1 है भाई ये, ठीक है ना, 1 इंटू का 1 है तुम्हारे पास, तो कॉमन ये कैसे आ सकता है, ये कॉमन आ ही नहीं सकता, ये कॉमन नहीं आ सकता ना। अब इससे कट जाएगा, नीचे वाले में कॉमन आ सकता है, तो ये क्या बना इतना बना, नीचे वाला क्या होगा ये गया, तो ये 2 बन गया, इसको काट दो, इसको 2 गुना कर दो, अब काटो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये बना, इससे ये कट गया, तो ये आया एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन 2 mm, और ये कितना है सी डैश है। अच्छा यहाँ से मान निकालो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय एम एम, 1 mm का मान कितना आ गया, ये आ गया 4c, रख दो मान, यहाँ कितना आएगा 4c डिवाइड बाई 2, है ना, तो ये कितना आया 2c। अपने को मान किसका चाहिए, अपने को मान चाहिए c डैश बाई सी, तो c डैश बाई जो c है इसका मान कितना आ गया 2, यहाँ पे k नहीं था तो यहाँ k भी बचेगा, ठीक है, तो ये कितना बचा 2k, तो c डैश बाई सी कितना आ गया 2k आ गया, यही आपका क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना, ये सिंपल कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस इतना आ गया, इस बार ये दो का कॉम्बिनेशन बन गया, उसका जो कॉमन कैपेसिटेंस है वो सी डैश आ गया, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में वैल्यूज रखनी है, सोल्व करोगे तुम्हारा सी डैश बाई सी क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ चलते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इन यूनिट ऑफ दिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E 4 पॉइंट चार्ज Q विद द डिस्टेंस ऑफ R। अगर तुमने कहीं भी पढ़ाया है, नहीं भी पढ़ाया तो 12th क्लास में तुमने जो पहला चैप्टर होता है अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला, ठीक है, वहां तुमने, और सेकंड चैप्टर होता है पोटेंशियल वाला, है ना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां तुमने ये ग्राफ जरूर बनाए होंगे, ओके। अलग अलग बनाना आसान होता है, ई जो आता है वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्र, वी जो आता है वो आता है के क्यू अपॉन आर। ग्राफ दोनों के अपने ऐसे बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। जब दोनों को सेम स्केल पे बनाते हैं तो थोड़ी सी क्या आती है दिक्कत आती है, ओके। आ जाओ देखो, पता है ग्राफ ऐसे आएंगे तो सेम तो नहीं आ सकते, अलग है, ये भी नहीं आ सकते, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, कि तुम्हारे पास कौन सा क्या आएगा, ओके। सिंपल सी बात है, देखो जब आर का मान बहुत बड़ा है, आर का मान क्या है बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े का भाग लगेगा ना, बहुत बड़े का भाग लगेगा, इसमें बड़े का भाग लगेगा, पर ये स्क्वायर ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है तो ये ज्यादा छोटा आएगा, मतलब ई छोटा होगा, हाइयर पे ई छोटा होगा, देखो ई इसमें छोटा है तो ये वाला होगा, ठीक है। और जब आप बहुत छोटे की तरफ आ जाओगे, बहुत छोटे की तरफ आ जाओगे, लाइक 0.01 की तरफ आ गए, ठीक है, तो इसमें भाग बहुत छोटे का लगेगा तो ये बहुत बड़ा आएगा, मतलब इसके ऊपर क्या आना चाहिए ई बड़ा आना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे ले लो, ये पॉइंट ले लो तुम, इस पे देखो ई बड़ा है ना, ये देखो ई बड़ा है, ये वाला ग्राफ सही है, इसमें उल्टा है, समझे ना बात। जब लोअर पे हो ना तुम तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ ई तुम्हारा बड़ा होगा, जब इधर हो हायर पे आ गए तो ई में बड़े का भाग लगेगा, मतलब छोटा होगा तो ई छोटा होगा, ये देखो यही ग्राफ जो तुम्हारा है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 है वही तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है। ये तो हो गया वी का, और ये हो गया तुम्हारे पास ई का, ठीक है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, लेट देयर बी ए गाउसियन सरफेस एस दैट हैज सम चार्ज इनसाइड एंड सम आउटसाइड, एक गाउसियन सरफेस है जिसके अंदर कुछ चार्ज है और कुछ चार्ज कहाँ है बाहर है, ठीक है, होता है नॉर्मली ऐसा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है ना आपके पास वो सत्य है, वो ट्रू है, ये आपको बताना है, ठीक है जी, बताते हैं, आ जाओ। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। देखो गाउस लॉ क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई भी एक सरफेस है ना, क्लोज सरफेस है, इस सरफेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स है या इसके सरफेस पे जो फ्लक्स होगा ना, वो क्या होगा, इसके अंदर जितने चार्जेस हैं, जितने चार्जेस इसके अंदर है इंक्लूडेड है, ठीक है ना, इसमें बाउंड है, उनका उनके सम की वजह से आता है, ठीक है ना। जो तुम्हारे पास जो फ्लक्स आएगा इस स्फेयर से गुजरने वाला, वो कितना आएगा समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड, इस गाउसियन पृष्ठ में कितने चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे तुम्हारा क्या आता है फाई आता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, चलते हैं आगे। बाहर की बात करें तो बाहर का हमें थोड़ी पता है, अगर इसमें समेशन क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर फ्लक्स उससे आएगा, अब बाहर तो और भी चार्ज हो सकते हैं ना, बाहर और भी चार्ज हो सकते हैं, तो बाहर तुम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे या फ्लक्स देखोगे तो उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा ना, इसका भी होगा इसमें भी इसका भी होगा, क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ देख रहे हो तो यहाँ के लिए तुम्हें गाउसियन पृष्ठ ऐसे बनेगा ना, उसमें ये चार्ज भी इंक्लूडेड है और ये चार्ज भी क्या है इंक्लूडेड है, बात समझना।
अगर पहले इतना है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, तो यहाँ जो चार्ज होगा उससे काम चलेगा। अगर तुम इसे बाहर देख रहे हो, यहाँ पर किसी पॉइंट पे देख रहे हो, तो इसके अंदर तो ये सारा एरिया है ना, वो अंदर वाला भी है और वो बाहर वाला भी है, वहां दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो यही आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस इज ड्यू टू द ऑल चार्जेस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। सेकंड देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस डिपेंड अपॉन क्यू आउटसाइड माइनस का क्यू इनसाइड। ऐसा कुछ नहीं है, घटाते घटाते नहीं है भाई, वो समेशन क्यू ही होता है गॉसियन सरफेस जब भी तुम मान के चलते हो, ठीक है ना। ये केस क्या है तुम समझो, ये तुम्हारे पास एस एक सरफेस है, ठीक है, और इसके बाहर तुम मान लो कोई भी सरफेस आउटसाइड वाले देखते हो, ठीक है, एस डैश। तो इसके लिए सिर्फ इसके अंदर के चार्ज मैटर करते हैं, किसके लिए, इसके लिए। जबकि एस डैश के लिए ये भी मैटर करते हैं, और यहां मान लेते हैं डेल क्यू डैश है तो ये भी मैटर करते हैं। एस डैश से जो फ्लक्स आएगा ना, फाई एस डैश जो आएगा, वो होगा समेशन ऑफ क्यू प्लस समेशन ऑफ क्यू डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जबकि अंदर वाले के लिए क्या होगा, ये होगा अपने पास फाई ऑफ एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो है वो चलेगी। ये क्या आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। ये बाकी भी देख लो तुम, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस डिपेंड अपॉन दिस, ऐसा नहीं है भाई क्यू आउटसाइड और क्यू इनसाइड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस इज ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द सरफेस, नहीं भाई, आउटसाइड वाले पे थोड़ी अंदर वाले की बात होगी। अंदर वाले के लिए, अंदर अगर बात करते हैं कि एस से कितना जा रहा है अंदर की तरफ से, तो वहां ऐसा होता, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस इज ड्यू टू द चार्जेस आउटसाइड द सरफेस, नहीं, एस के लिए, एस के बाहर का जो सरफेस है एस जैसे मान लो, इसके लिए दोनों चार्जेस मैटर करते हैं। सिर्फ अंदर वाले पे डिपेंड करेगा नहीं, सिर्फ बाहर वाले पे डिपेंड करेगा नहीं, दोनों के घटाने से होगा नहीं, दोनों के जोड़ने से होगा। जोड़ने वाला कहीं बोला ही नहीं है इसने, यही बोला है बस, है ना, पहले स्टेटमेंट के अंदर, कि दोनों की वजह से आएगा, बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड एस, दोनों में, दोनों जगह चार्जेस कहाँ है, एस के बाहर कितने, एस के अंदर कितने, दोनों का कंट्रीब्यूशन करके जो चार्जेस होंगे वो डिफाइन करेंगे तुम्हारा कि फ्लक्स कितना है ना, कि जो एस डैश बन रहा है उससे फ्लक्स कितना जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ, पहला आएगा। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर शोन इज नॉन यूनिफॉर्म एज गिवन एंड गिवन बाय दिस, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो गिवन है और नॉन यूनिफॉर्म है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, एक्स डायरेक्शन में, और कितना है, पी रूट एक्स है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ एज इज 0.1 मीटर इज अबाउट, कि द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ एज 0.1 मीटर इज अबाउट, कि जो 0.1 मीटर का जो क्यूब है, ये पूरा क्यूब कितना है, 0.1 मीटर का है, इसकी साइड 0.1 मीटर है, ठीक है, तो इसके किसी भी एक साइड ये मान लो, ठीक है, इससे जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, इससे जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये क्या दिया 0.1, ये दिया, ये वाली दूरी 0.1 है, तो ये वाली 0.2 है, मतलब ये वाली कितनी होगी, 0.1 होगी, ओके। हम क्या करेंगे, हमको फ्लक्स चाहिए, ठीक है, तो हम सिंपली क्या निकालेंगे, इससे जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, इससे जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, कि इधर से कितना आया, ठीक है, इधर से कितना आ रहा है और इधर से कितना आउट हो जाएगा, ठीक है ना, उससे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि क्यूब जो इसका एज ये वाला है ना, इससे कितना फ्लक्स जा रहा होगा वो क्या आएगा, इस पे आया कितना, इस पे गया कितना, ठीक है, तो इस पे जाने वाला टोटल अपने पास आ जाएगा, है कि नहीं, समझेगा मेरी बात, दोबारा देखो क्या क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर शोन इन द नॉन यूनिफॉर्म गिवन बाय दिस, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ एज 0.1 मीटर इज अबाउट, इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना, इसमें इंटर कितना करेगा, इतना, इधर इसमें जाएगा कितना का, इतना, ठीक है ना, इसमें आने वाला तो इतना है और जाने वाला इतना है, तो इस पे फ्लक्स कितना हो गया, फाई, इसको मान लेता हूँ पहली साइड, इसको मान लेता हूँ दूसरी साइड, ठीक है, फाई वन कितना आएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड पी रूट एक्स इंटू इसके क्षेत्रफल की स्क्वायर, वो तो हमेशा कॉमन ही है, ठीक है। अब ये आ जाएगा फाई टू, इस सेकंड जो ये प्लेट है, ठीक है, जो साइड है, इस पे आने वाला फ्लक्स कितना है, ये पी रूट एक्स, और इसकी साइड भी 0.1 का स्क्वायर है, पर फर्क क्या है एक्स का, इसका ये जहां एक्स पॉइंट है ना वो 0.1 है, ये जहां पॉइंट है वहां 0.2 है, ये देखो एक्स बदल रहा है ना, 0.1 और 0.2, ये वैल्यू पुट करो, तो फाई वन कितना आएगा, फाई वन आएगा पी रूट 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर। अच्छा फाई टू कितना आएगा, फाई टू आएगा पी रूट 0.2 और 0.1 का स्क्वायर। तो जाने वाला फ्लक्स कितना हो गया, आ इतना रहा था, जा इतना जा रहा था, तो रिजल्टेंट कितना जा रहा है, रिजल्टेंट जा रहा है तुम्हारे पास कितना, फाई वन माइनस का, सॉरी, फाई टू माइनस का फाई वन, इतना जा रहा है ना, तो ये सोल्व करो, ये कितना होगा, पी कॉमन आ गया, ये आएगा रूट 0.2 माइनस का रूट 0.1 गुणा में क्या है 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। पी का मान कितना है, पी का मान है 1000, ओके।
और 0.2 0.1 है, इनके रूट करके वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा अपना रूट 0.2, इसका आता है 0.44, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.1, ये आ जाएगा 0.31, और ये आ जाएगा 10 की घात -2। इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, 10 बचेगा इधर, है ना। ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.13, है ना। 0.13 10 से गुणा करोगे तो 1.3, ये रहा तुम्हारा आंसर 1.3। समझे क्या, कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, रिजल्टेंट कितना जा रहा है, ये वाला माइनस का ये वाला, बस। यहाँ पे कितना आएगा, ई इंटू एरिया का स्क्वायर, एरिया दोनों टाइम सेम है, पर ई सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि ई क्या कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। ये कितने पे पॉइंट है, 0.1 पे है, ये 0.2 पे है, इसका फर्क पड़ा है, इसीलिए तुम्हारा आंसर कितना है, 1.3 आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता, मान लो पी हो जाता, तो क्या होता, पी 0.1 का स्क्वायर माइनस पी 0.1 का स्क्वायर, दैट विल बी 0, है ना। पर ये नॉन यूनिफॉर्म था, तो ये चीजें जो है आपके पास आपको ऐसी देखने को मिली। चलें आगे, ठीक है, आ जाओ चलते हैं। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फॉर ए बैटरी कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। एक बैटरी है, उसके लिए दो स्टेटमेंट जो है तुम कंसिडर करो, ठीक है जी, कर लेंगे। पहला है पोटेंशियल डिफरेंस V जो है क्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी मे एदर बी इक्वल टू और लेस देन द EMF ऑफ द बैटरी। क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है ना, across the terminals of a battery may either be equal to or less than the EMF of the battery। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू होता है E माइनस का IR। ये क्या है, उसका EMF है, ये करंट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। हाँ, एक केस हो सकता है, अगर I क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो तुम्हारे पास V क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। वरना तुम देख सकते हो नॉर्मली अगर I कुछ ना कुछ है तो V शुड बी ऑलवेज लेस देन E। तो यहां से क्या बना कि V या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, किससे, तुम्हारे पास EMF से। टर्मिनल पोटेंशियल जो है, टर्मिनल सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वो हमेशा जो तुम्हारे पास EMF होगा उससे क्या आएगा, हमेशा या तो कम आएगा या बराबर आएगा। पहला स्टेटमेंट है जो कि तुम्हारा बिल्कुल सही है, यही है समझाने की चाह रहा है कि V जो है वो तुम्हारा E से या तो कम होगा या इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, डूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ए बैटरी, जब एक बैटरी क्या कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V क्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी V इज E माइनस का IR, I आर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड I इज द करंट थ्रू इट। इसने फॉर्मूला दे दिया कि ये होता है, यही तो होता है, जब डिस्चार्ज कर रहा है तो V का मान यही तो आता है, V माइनस का ये IR, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। और यही स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि देख लो भाई, जो V है वो E के इक्वल है, कब, जब I 0 है। V E से छोटा है जब I तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है S1 की, ठीक है ना। S2 is false, गलत है, S2 is false, गलत है। S1 and S2 both are correct and S2 is the correct explanation of S1, ये वाला सही है, ठीक है। नोट कह रहा है तो ये वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट, जो फॉलोइंग साइंटिस्ट थे उनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बारे में किसने कहा कि दो प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो भाई साहब ये तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, क्वेश्चन पूछने लायक नहीं था ये, ठीक है ना। फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जबकि इन्होंने तो याद करने वाला पूछ लिया, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है इनके बारे में किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन ने बताया था। नेक्स्ट देखो, दिस इज ए गुड क्वेश्चन बट दिस इज ए रॉन्ग क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। देखते हैं, आ जाओ क्या करा है, फॉर द स्टेटमेंट सोन बिलो, कि जो स्टेटमेंट तुम्हें दिखाया गया है इसमें लिस्ट ए और लिस्ट टू तुम्हें मैच करनी है, कब, जब एस इज स्विच्ड ऑफ, एस को आपने क्या कर दिया है, स्विच्ड ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा है ना स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग कर सकता है आपको, कि एस को स्विच ऑफ करना, एस को स्विच ऑफ करना मतलब एस यहाँ पे स्विच है, तो स्विच को जब ऑफ करते हो तो सर्किट में वो काम नहीं करता, वहां टूट जाता है वो, तो इसको यहाँ पे से हमने तोड़ रखा है, ठीक है। यही आपका क्या था, एस था। अब आपको बताना है, पहले जोड़ रखा था फिर ये हटा दिया, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। मतलब पहले जुड़ा हुआ था, ओके, स्विच ऑफ कर दिया मतलब इसको तुमने तोड़ दिया, ये वाला काम तुम्हारा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है करंट के साथ क्या होगा, I1 के साथ, इसके साथ क्या होगा, करंट I2 इसके साथ क्या होगा, ठीक है। और नेट रेजिस्टेंस जो है उसके साथ क्या होगा, ठीक है। ये देखो, इनिशियल इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करो, मतलब जब सर्किट जो है ना S1 क्या है, ऑन है, जुड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इधर जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। ये R और R मिलके पैरेलल में है तो ये बनाएंगे R/2, ओके। और ये कितना है, R, ये कितना है भाई, R तुम्हारे पास है, ये मतलब R डैश मान लो, तो टोटल कितना हो गया, R डैश प्लस का R/2। ये कब है, इनिशियल है। फाइनल की बात करना, फाइनल के टाइम क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा क्योंकि ये टूट गया,
अरे ये देखो टूट गया नहीं, तो ये वाला अब नहीं है, ये आर है और ये आर डैश है, तो इस टाइम कितना है, आर डैश प्लस का आर है। अब तुम ही बताओ फाइनल में ज्यादा है इनिशियल में ज्यादा है, फाइनल में ज्यादा है ना, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है ना, नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या हो गया तोड़ने से, विल इंक्रीज, मतलब सी में तो पी आएगा, ये बात तो क्लियर है, सी में क्या आएगा, पी आएगा। ये लो तुम्हारा क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया। ओके, दूसरी बात और देखो, रेजिस्टेंस क्या हुआ, बड़ा, रेजिस्टेंस क्या हुआ, बड़ा, तो ये जो टोटल करंट जो होगी वो घटेगी। समझो बात को, रेजिस्टेंस क्या हुआ, बड़ा, इसको तोड़ने से, तो करंट क्या होगी, घटेगी, तो करंट घटेगी। ये लो क्यू आएगा इसमें, I1 वाले में ए में क्यू आएगा, ए में क्यू आएगा, ये लो, समझे क्या। I2, इसमें जो I2 है वो क्या होगी, पहले करंट दोनों में बंट रही थी, अब I2 सिर्फ अकेले से ही जाएगी इससे, जब तोड़ दोगे तो I2 भी बढ़ेगी, तो इसमें भी इंक्रीज आएगा, तो यहाँ R नहीं हो सकता, यहाँ भी P आएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ही गलत था थोड़ा सा, यहाँ पे R नहीं हो सकता, यहाँ भी P ही आएगा। ठीक है ना, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, तोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो I1 घटी, रेजिस्टेंस क्या हुआ फाइनल में, बढ़ा, तो करंट घटी, तो इसमें जो I1 थी वो घटेगी, तो Q आएगा। ठीक है, I1 घटी, यहाँ I2 बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले आधे करंट इससे भी जा सकती थी, अब सारी इससे जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ये मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, क्यों, क्योंकि ये इसमें भी तो फर्क पड़ा है I1 पे, इसलिए अपने को I2 निकालनी पड़ेगी भाई, दोनों केस में, दोनों केस में I2 निकालो, कितनी आती है। ठीक है, दोनों केस में I2 निकालो। ठीक है, वो अपने देखते हैं इनिशियल, यहाँ अपना हो सकता है क्वेश्चन सही हो, मैंने सोल्व करने में गलती कर दी हो। ठीक है ना, ये तो सही है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, कि I1 जो है ना वो तो डिक्रीज होगी और रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, तो इसमें तो P आएगा, इसमें Q आएगा। अब अपने को ये देखना है कि जो करंट I2 है इस पे क्या फर्क पड़ेगा। इनिशियली क्या था, ये बंद था, ठीक है, और दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये इधर I1 आ रही है, ये कितनी आ रही है, I1 आ रही है, ठीक है, और यहाँ I1 कितनी है भाई, इनिशियली की बात करूं तो I1 कितनी हो जाएगी, V बटा आर, ये मान लेते हैं V, I1 होगी V बटा आर, कितना है, ये R/2 बनेगा, ये R डैश है, तो ये आ जाएगा R प्लस का R/2, ये इनिशियली है, और ये दोनों इक्वल है, I2 और ये इक्वल रहेगी, तो I2 का मान कितना हो जाएगा, I1/2, ठीक है, ये बनेगा V/2 R प्लस का R/2, ये R डैश है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इनिशियली है I2 का मान। अच्छा, फाइनल की बात करोगे तो I2 का मान कितना आएगा, फाइनल की बात करोगे देखो कितना आएगा, ये इधर से खोल दिया तो ये तो गया, अब I1 और I2 दोनों इक्वल है, तो यहाँ I1 I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I1, इसका मान कितना आया, I इज इक्वल टू V बटा R, यहाँ R कितना है, R डैश प्लस का R डैश प्लस का R, ठीक है, करो इसको गुणा, ये अंदर करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा V बटा 2R डैश प्लस का R, तो ये R तो सेम ही है, ये देखो ये क्या हो गया, इसमें बाद में रेजिस्टेंस नीचे वाला कम हो गया, कम हो गया तो I2 बढ़ गया, तो I2 भी बढ़ेगा, तो इसमें भी P ही आएगा भाई। ठीक है ना, ये मैं सही कह रहा था, इसमें गलती है, ये मैंने तुम्हें और बेटर तरीके से समझा दिया कि I2 को तुमने देखना है, I2 तुमने देखा तो तुमने पाया कि I2 का मान भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ओके ठीक है, चलो 100 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 130 है क्या, या 120 है, 130 है भाई, अभी पढ़े हैं 30 क्वेश्चन आराम से ढंग से अपने को करने पड़ेंगे। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कि ए स्ट्रेट कॉपर वायर ऑफ 100 ग्राम, एक कॉपर वायर है जिसका वेट कितना है, 100 ग्राम है, और लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, कैरीज ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, वो कितनी करंट कैरी कर रहा है, 1.5 एम्पियर की जो करंट है वो कैरी कर रहा है खुद से। ठीक है, द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड दैट नीड टू बी अप्लाइड टू कीप द वायर सस्पेंडेड इन मिड एयर इज अबाउट, क्या कह रहा है देखो, एक स्ट्रेट कॉपर वायर है 100 ग्राम का, ये लो कॉपर वायर, वेट कितना है 100 ग्राम, या कह दो 0.1 kg, कोई दिक्कत नहीं, एंड लेंथ कितनी है इसकी, एल कितनी है भाई इसकी, 2 मीटर है। ठीक है, कैरीज ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, इसमें जो करंट है आई जो है वो कितनी है, 1.5 एम्पियर है। ओके, थ्रो इट, इसमें से करंट फ्लो हो रही है। ओके, द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड दैट नीड टू बी अप्लाइड टू कीप द वायर सस्पेंडेड इन मिड एयर, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं कि हवा में लटक जाए, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें वेट है तो नीचे बल लगेगा कितना, m गुणा g, तो ये कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है, हम चाहते हैं कि ऊपर लगे, ऊपर लगने के लिए तुम्हारे पास करंट अगर इस डायरेक्शन में है
ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। और वो फोर्स कितना आता है, आई एल बी आता है साइन थीटा। साइन थीटा, अब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही आएगा, अगर इसको ऊपर खिंचवाना है तो ये आएगा आई एल बी। आई एल बी तुम्हारा संतुलित करना चाहिए किसको, एम जी को, तभी तुम्हारा क्या रहेगा, ये जो बैलेंस कर पाएगा इसको, वरना ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। बात समझे क्या तुम, कि अगर आई इस दिशा में है, बी इस दिशा में, तो एफ ऊपर लगेगा, है ना। वो तुम लगा लो जो भी आपका आई एल बी होता है, ठीक है ना। आई क्रॉस बी जो है उसके डायरेक्शन में तुम्हारा क्या आता है, आई क्रॉस बी होता है ना, उसके परपेंडिकुलर में तुम्हारे पास ये एफ लगता है, तो सही बात है, बी इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई इधर है, एफ इधर लगेगा, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड रहे, लटका रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि जो एफ बी मैग्नेटिक फील्ड है, वो तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, उसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एफ बी शुड बी इक्वल टू एफ जी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आई एल बी इक्वल टू एम जी। यहाँ से बी का मान पूछा है, तो बी का मान कितना आ जाएगा, एम जी बाय का आई एल, ठीक है। एम का मान क्या आ गया, 100 ग्राम या 0.1 kg, और जी कितना आ गया, 10 ग्राम। आई का मान कितना आ गया, करंट 1.5 इंटू का लेंथ, एल कितनी है इसकी, 2 है, ये 2 रख दी। सोल्व करो इसको, कितना आएगा ये, इससे ये पॉइंट गया, ठीक है। इसको काटोगे आएगा 5, 5 को इससे काटोगे आएगा 3, 1/3, मतलब 0.33। तो 0.33 टेस्ला का तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है अपने पास, ए रजिस्टर हैविंग 3 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए 3 वोल्ट बैटरी एंड एन एमीटर। ये एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, उसको कनेक्ट किया गया है 3 वोल्ट की बैटरी से और एक एमीटर से। लो जी, कर देंगे हम कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो रजिस्टेंस 3 ओम का, और इसको हमने जोड़ना है 3 वोल्ट की बैटरी से, ये लो जोड़ दिया, और साथ में एक एमीटर से, ये लो हमने एमीटर से भी जोड़ दिया। आगे बोलो, कंसीडर द एमीटर इज, एमीटर एज गैल्वेनोमीटर, कि एमीटर जो है ना तुम्हारा वो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, मान लिया। हैविंग ए रेजिस्टेंस 60 ओम, ये जो एमीटर है इट इज ए बेसिकली ए गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम है, ओके। और इसके संट में क्या लगा हुआ है, समांतर क्रम में क्या लगा हुआ है, 0.02 लगा हुआ है, 0.02 का क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही बनता है भाई, एमीटर जो होता है ना वो संट लगाते हैं, संट मतलब छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके पैरेलल में, लगा दिया हमने, ठीक है जी, लगा दिया। तो ये क्या है, ये एमीटर है, बेसिकली दिस वाज द गैल्वेनोमीटर, ये अपने पास क्या है, एमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, मुझे नहीं लगता कोई है, ठीक है, लगा दिया। तो ये क्या करा है, द करंट इन द सर्किट, तो इस सर्किट में करंट कितनी होगी, अब ये इसकी जगह लगाओगे तो करंट कितनी आएगी, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, दिस इज ए कॉम्बिनेशन लाइक, ये यहां लगा दूं, ठीक है, ये यहां लगा देता हूं, ये ऐसा कुछ हो गया ना, ऐसा कुछ हो गया। ये 60 ओम है और ये कितना है, 0.02 ओम। यहाँ अब करंट निकालनी है, हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, ठीक है, निकालते हैं। पहले निकालो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा पूरे सर्किट का, पहले तो इसका निकालो, ये क्या है, पैरेलल में है, तो ये आएगा 60 इंटू 0.2 बटा 60 प्लस 0.2, तो 60.2, ये तो इसका आ गया, प्लस इसका हो जाएगा, इसका, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब तुमको करंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बटा आर, वी कितना है 3, डिवाइड बाई ये पूरा, ये आएगा, पॉइंट हटाओगे तो ये आएगा, तो 6 दूने 12 डिवाइड बाई 60.2 प्लस का 3, सोल्व करो तुम्हारा आई आ जाएगा, करो भाई सोल्व, जो भी आ रहा है, ये कितना बनेगा, अपने पास ये बनेगा 12/60.2, तो ये आया 0.199 प्लस 3, ये आया 3.19, है ना, 3/3.19, तो ये आएगा 0.94। ये तो गलत आ गया साहिब, ये तो गलत आ गया, दोबारा करके देखते हैं। ये 60 इंटू 0.2 था, तो ये आया 6 दूने 12 डिवाइड बाय 60.2, है ना, डिवाइड बाय 60.2, 12/60.2, जो आ गया उसमें मैंने 3 जोड़ दिया, मेरा ये आ गया। अब 3 में भाग देना है मेरे को इसका, 3.19 का भाग 3 में देना है, 3/3.19, तो ये आया 0.94। ये गलत कैसे आ गया भाई, गलत ये इसलिए आ गया तुम्हारा, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ गलती इन्होंने की है, ये 0.93 लिखना था, इन्होंने 0.993 लिख दिया,
ठीक है, तो यही तुम्हारा जो आंसर है लगभग मैच आ रहा है। अरे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस और जोड़ा है तो करंट तो कम होगी ना, 3 से 3 में जाती तो 1 आती, पर अब 1 से कम आएगी, तो ये नहीं हो सकता। इतनी कम भी नहीं हो सकती क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है। इतनी कम भी नहीं हो सकती क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है ना? इतनी कम होती मतलब क्या हुआ? इतनी कम होने का मतलब हुआ एमीटर ही बहुत सारी करंट खा गया तुम्हारी, जो कि नहीं होता है। एमीटर करंट नहीं खाता है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत कम खाता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम कैसे किया? शंट लगा के पैरेलल में रेजिस्टेंस कम किया। यही तो एप्लीकेशन है गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने की। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, यही होगा। इतनी बेसिक से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक जो होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं अपने क्या? अनुचुंबकीय। देखो, अनुचुंबकीय कब होता है? अनुचुंबकीय तब होता है जब तुम्हारे पास क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना? जैसे कि लेड में नहीं होता, और सिलिकॉन में नहीं होता, गैडोलिनियम में होता है, और ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, गैडोलिनियम में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में भी होता है। पर जो तुम्हारा जनरली तुम देखोगे ना, तो हर जगह तुम्हें ऑक्सीजन का लिखा मिलेगा। तो इसका आंसर दोनों में से कौन सा भी एक्सेप्ट कर सकता था? ईएमआरएस उन्होंने आंसर की में ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया है, आई थिंक, जितना मुझे आइडिया है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और तुम्हें हमेशा कभी भी आंसर मिले तो तुम्हें इसका आंसर क्या लिखना है? ऑक्सीजन ही इसका आंसर तुम्हें लिखना है। ठीक है ना? तो कौन सा तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा इसमें से? ये होगा तुम्हारे पास क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू बैटरी है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार, दिमाग खपाने वाला। देखो क्या क्वेश्चन है। टू बैटरीज हैविंग नॉन जीरो ईएमएफ E1 एंड E2 हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। दो बैटरी है जिसके ईएमएफ E1 E2 है, रजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2। ओके, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और दे रखा है E2 छोटी है और E1 बड़ी है बैटरी। ठीक है, हाउ अबाउट द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तुम इसके इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का जो ईएमएफ आ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, ये कैसे जुड़े हैं? पैरेलल में जुड़े हैं। तो जो ईएमएफ आता है ना, वो कैसा आता है? वो आता है E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इस तरीके से तुम्हारा क्या आता है? ईएमएफ आता है। ठीक है, अब मैं इस केस को आसान करने के लिए क्या ले रहा हूं? R1 R2 को इक्वल ले रहा हूं। ले लूं इक्वल, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा E1 बटा R प्लस E2 बटा R डिवाइड बाय 1 बाय R प्लस 1 बाय R। इससे क्या होगा? इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 1 बाय R कॉमन आ जाएगा। इसमें 1 बाय R कॉमन आ जाएगा। 1 बाय R गया, 1 बाय R गया, 1 बाय R गया, 1 बाय R गया। ओके, तो ये बनेगा E1 प्लस E2 डिवाइड बाय। ठीक है, अब एक बात सोचो। देखो, पहली बात तो इसमें R1 R2 है, तो ये कह रहा है E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R1 R2। ऐसा नहीं है भाई, वो तो हमने माना है ना, इंडिपेंडेंट थोड़ी है। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, ये दूसरा क्या करा है? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई साहब। इक्वल भी करोगे ना, इक्वल भी करोगे तो भी डिवाइड में 2 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। दो बात तो ये गई। ठीक है, और देखो, E1 बड़ा है। E1 थोड़ा सा क्या है? बड़ा है। ध्यान से देखना, E1 थोड़ा सा क्या है? E2 से बड़ा है। ठीक है, E1 थोड़ा बड़ा है। ठीक है, मान लेता हूं कि E1 थोड़ा बड़ा है, तो E1 को मैं क्या मान लेता हूं? 0 पॉइंट नहीं, 1.1 E2 मान लेता हूं। क्या दिक्कत है? दिक्कत थोड़ी है कोई। 1.1 E2 मान लिया, प्लस का क्या? E2 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना बना? 2.1 बटा 2। 2.1 बटा 2 मतलब 0.15 इंटू का E2, ये बन गया। मतलब E का मान E2 से छोटा है? नहीं है छोटा, बड़ा है भाई E2 से, तो ये नहीं हो सकता। अगला देखो, E का मान E1 से छोटा है क्या? हाँ, E1 से छोटा है। E1 कितना था? 1.1 E2 था, और जबकि ये कितना आ गया? 1.05 E2 आ गया। तो जो नया वाला आ रहा है ना, वो E1 से तो छोटा है। ये तो हम मान रहे हैं बड़े वाले से छोटा ही होगा ना, तो ये हो सकता है। छोटे वाले से छोटा होगा ये नहीं कह सकते आप, छोटे वाले से बड़ा ही आएगा। उसको तो बेचारे को एवरेज होने में कुछ ना कुछ मिला है फायदा, समझ रहे हो ना? 10 और 8 को जोड़ोगे तो जो एवरेज राशि आएगी वो 8 से छोटी थोड़ी आएगी, 10 से छोटी आएगी ना। ये ऐसे समझो आप। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ तुम्हें और बेहतर एग्जांपल से समझा दिया कि E1 का मान अब बड़ा है तो इसको 1.1 E2 लोगे, एवरेज निकालोगे तो 1.05 E2 आ जाएगा, जो कि छोटा है तुम्हारे पास E1 से, है ना? तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ऑप्शन नंबर 1 नहीं आके ऑप्शन नंबर 3 आएगा आंसर, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें दिख नहीं रहा होगा भाई, मेरे को पेपर ही ऐसा मिला था तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसको टाइप भी करवाता तो ये डायग्राम वगैरह ऐसे ही टाइपिस्ट ऐड करते हैं डायरेक्ट यहाँ से उठा के, तो उन्हें तो भी तुम्हें थोड़ी दिक्कत आती। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है इतनी कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी, है ना? नेक्स्ट देखो क्या है,
Which one of the following graph correctly shows the magnetic field inside and outside a current carrying long straight wire of a circular cross section of radius r? क्या कह रहा है? Which one of the following graph correctly shows the magnetic field inside and outside a current carrying long straight wire? एक करंट कैरिंग वायर है और लॉन्ग है और स्ट्रेट है, ठीक है ना, ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस है, इसके इनसाइड और आउटसाइड, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये तुम्हें बताना है। बाहर तो सिंपली कैसे आ जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है कि नहीं? तो ये सिंपल ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है बाहर तो ये ऐसे आएगा, तो ये नहीं है, ये हो सकता है, ये शार्प चेंज नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता, और ये हो सकता है। अब अच्छा, अंदर जीरो कैसे कर दिया भाई तुमने, अंदर जीरो कैसे कर दिया? अगर ये तुम ऐसे मानते हो, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अंदर वाले पार्ट की बात करें, अपने यहाँ पे निकालना है अपने को, ठीक है, तो ये कैसे आता है, ये आता है बी डॉट डी एल वैक्टर क्लोज इंटीग्रल इजिकल टू म्यू नॉट आई। अब आई पूरी तो इसको मिली नहीं, पूरी तो इसको मिली नहीं, पूरी तो इसके पास है, अंदर वाले के पास तो कम है, तो पूरे में लगेगा भाग किसका, पाई आर स्क्वायर का, अंदर वाले को हो जाएगा गुना, क्योंकि इसके पास इतना ही एरिया है स्मॉल आर वाला, ठीक है, तो ये आएगा आर स्क्वायर। एरिया कितना इसका लाइन इंटीग्रल कितना बनेगा इसका, 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर रेडियस वाला है ना ये, ओके, तो यहाँ से आर कटेगा, तो यहाँ से आप देख पाओगे कि बी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर आ गया। और ये आपको याद भी होना चाहिए क्या, कि अगर ये थिक वायर है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर होता है। इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये थोड़ा गलत है, कैसे गलत है, इट शुड बी लाइक दिस, ये ऐसे होना चाहिए था, फिर ये आगे जाके ऐसे होता, तो ये भी थोड़ा सा गलत है, इन्होंने स्लोप ऐसे क्यों दे दी मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ इसको थोड़ा सही देना था, ये इसने ऐसे दे दिया, ये देना था बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस, ये इसका प्रॉपर ग्राफ होगा कौन सा वाला, ये ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका,